अब केदारनाथ धाम आसानी से पहुंचेंगे यात्री। यहाँ से केदारनाथ के लिए उड़ान भरेंगे 8 हेली कंपनियों के हेलीकॉप्टर। 10 मई से हेलीकॉप्टर से 70,000 यात्रियों के किए दर्शन। हेलीकॉप्टर से मिलेगी यात्रा को रफ्तार। तेज बहाव के चलते गौला पुल का हिस्सा बहा। हल्द्वानी से कुमाऊं को जोड़ने वाला पुल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को भी बना भूस्खलन का खतरा। पुल से कुछ समय के लिए आवागमन बंद। गौला पुल का हिस्सा पूरी तरीके से बहा। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप के से सामने आया लव जिहाद का मामला। 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। घटना पर विधायक का चढ़ा पारा। थाने में तैनात दारोगाओं को लताड़ा। देहरादून में स्कूली छात्राओं की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग सख्त। बैठक में छात्राओं की सुरक्षा के लिए विचार विमर्श। कहा स्कूली वाहनों में छात्राओं की बैठने की जगह सुरक्षित हो। पिथौरागढ़ में एसडीआरएफ ने 400 फंसे लोगों को निकाला। एक बीमार व्यक्ति को स्ट्रेचर से किया रेस्क्यू। दिल्ली बैंड के पास फंसे थे सभी यात्री। जेसीबी ने मलबा हटाकर चालू किया मुख्य मार्ग। बागेश्वर से लचर व्यवस्थाओं को सही करने के लिए बागेश्वर डीएम और विधायक ने संभाला मोर्चा। नगर निकाय चुनावों से पहले व्यवस्थाओं को पटरी में लाने का उद्देश्य। रोडवेज अतिक्रमण कई घोषणाएं को जमीनी रूप देने की बड़ी चुनौती। बागेश्वर के कांडा कमसियार घाटी में खड़िया खनन से तबाही। पीड़िताओं को के पास नहीं पहुंच रही खनिज न्यास की धनराशि। विकासनगर में नशेड़ियों के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। क्रोधित ग्रामीणों ने ई रिक्शा चालकों की कराई परेड। नशेड़ी ई रिक्शा चालक ने युवती के साथ की थी छेड़छाड़। मसूरी में गणेश उत्सव के तहत आयोजित भजन संध्या। गणेश सेवा समिति लंढौर ने किया आयोजन। घंटा घर से श्री सनातन धर्म मंदिर तक निकाली शोभा यात्रा। श्रद्धालुओं ने लगाए गणपति बप्पा मोरया के जयकारे। मसूरी में मनाई गई हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल की 78वीं पुण्यतिथि। प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दी गई श्रद्धांजलि। चंद्र कुंवर बर्तवाल की कविताएं मानवता को समर्पित। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर केदारनाथ धाम से सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब केदारनाथ धाम आसानी से पहुंचेंगे यात्री। आज से केदारनाथ के लिए उड़ान भरेंगे हेलीकॉप्टर। और आपको ये जानकारी दे दें कि 8 हेली कंपनियों के हेलीकॉप्टर से यात्रा को रफ्तार मिलेगा। अभी तक 2 कंपनियां संचालित कर रही थी उड़ान। गुप्तकाशी शेरशी से संचालित हो रही थी उड़ान। और 10 मई से केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अब तक हेलीकॉप्टर से 70,000 यात्रियों ने दर्शन पूजन अभी तक किया है। वहीं 59,000 से अधिक यात्री दर्शन कर लौटे वापस। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। केदारनाथ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अब आसानी से केदारनाथ धाम पहुंच सकेंगे श्रद्धालु। आज से केदारनाथ के लिए उड़ान भरेंगे हेलीकॉप्टर। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 हेली कंपनियों के हेलीकॉप्टर से यात्रा को रफ्तार मिलेगा। और आपको ये जानकारी दे दें कि इस वर्ष 70,000 श्रद्धालु 70,000 बाबा के भक्त दर्शन पूजन हेलीकॉप्टर से कर चुके हैं। वहीं 69,000 से अधिक यात्री दर्शन कर हेलीकॉप्टर से लौटे हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से केदारनाथ में मौसम ठीक होने के बाद लगभग मानसून खत्म होने को है और इसी को लेकर अब एक बार फिर से हेली सेवा जो है वो शुरू हो गई है। इससे केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को, श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगा।
और चलिए आगे बढ़ते हुए बात उधम सिंह नगर की करते हैं। उधम सिंह नगर जनपद के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र से लव जिहाद का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने टाल मटोल की है, जिस पर रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा हिंदूवादी संगठन पीड़ित परिवार सहित अपने समाज के साथ ट्रांजिट कैंप थाने पहुंचे, जहां पर उन्होंने थाने में मौजूद दारोगाओं को अब तक कोई कार्रवाई न करने पर जमकर खरी खोटी सुनाई है। आपको ये जानकारी दे दें कि रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां जिहादी एक हिंदू भोली भाली नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। थाना पुलिस से पीड़िता के परिवार ने शिकायत की। 3 दिन बीत जाने के बाद भी जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो सूचना मिलते ही रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा अपने समर्थक और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ ट्रांजिट कैंप थाने पहुंचे। थाने में तैनात दारोगाओं को विधायक ने खरी खोटी सुनाई। उसके बाद मामले की विवेचना कर रहे दरोगा का मौके पर उन्हें दरोगा को बुलाया गया। आपको ये जानकारी दे दें कि विधायक ने दरोगा गणेश पांडे को जमकर लताड़ा। इस घटना के संबंध में विधायक ने जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा से फोन पर बात करते हुए पूरी घटना से अवगत कराया, जिस पर एसएसपी ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। महिला पुलिस वाला बुलाओ जरा। कौन है महिला पुलिस वाला? बुलाओ जरा। मैडम नया ध्यानी को ये बच्चे भाई ये बच्चे ये नहीं है। हड़बड़ी को कर रहे तुम? ये महिला पुलिस कौन है जरा बुलाओ जरा। बहुत ही गंभीर मामला, एक लव जिहाद का वो मामला जो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। इस्लाम बढ़ाने के नाम पर हमारी छोटी बच्चियों को कैसे बरगलाया जा रहा है। एक हमारी छोटी बच्ची 14-15 साल की, और उस बच्ची से अल्फाज नाम का एक लड़का उससे पहले सोशल मीडिया पे दोस्ती कर रहा है। दोस्ती करने के बाद उसे बरगला रहा है। बरगलाने के बाद 3 दिन पहले उस बच्ची को यहां से अगवा करके लेके जाता है। उसका परिवार यहां तड़प रहा है अपनी बच्ची के लिए। वो उसकी इतनी हिम्मत अल्फाज की कि वो ट्रेन में बैठ के इंस्टा पे कल अपनी पोस्टें डाल रहा उस बच्ची के साथ। उसका फोन अभी तक ऑन है। उसकी फोन पर जो उसके उनकी मां के फोन पर वो बच्ची बात करने की कोशिश करती है, मैसेज में बात करने की कोशिश करती है। जैसे ही वो हेलो हेलो की थोड़ी बहुत बात होती है, तुरंत उसका फोन छीन लिया जाता है। इसे साफ पता चल रहा है उस मासूम बच्ची को कैसे अगवा किया गया होगा, क्या बीत रही होगी उसके साथ, ये लव जिहादी क्या कर रहे होंगे उसके साथ। और उसको लेके हमारे यहाँ थाने के 3 दिन बाद, मेरे आने के बाद अब सीडीआर निकालने जा रहे हैं। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बात है उसके परिवार को ही धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कह दिया चाहे लव जिहाद हो लैंड जिहाद हो, इस देवभूमि पर हम चलने नहीं देंगे किसी भी सूरत में। और उस समय में इस तरीके के लोगों की इतनी हिम्मत हो जाए कि वो यहां पर आके हमारी बच्चियों को अगवा करके लेके जाए। और ये यहाँ पुलिस के जो आईओ हैं और यहाँ के लोग हैं, उनका ये निकम्मापन नजर आए, ये बर्दाश्त ना तो मैं करने वाला हूं, ना हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। बड़ी खबर अब हल्द्वानी से सामने आ रही है, जहां पर तेज बहाव के चलते गौला पुल का हिस्सा बह गया है। आपको ये जानकारी दे दें कि हल्द्वानी से कुमाऊं को जोड़ने वाला है ये पुल, और नेपाल बॉर्डर को जोड़ने वाला एकमात्र ये पुल था जिसका हिस्सा बह गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को भूस्खलन से खतरा है। आपको ये जानकारी दे दें कि पुल के कुछ समय के लिए आवागमन बंद है। सांसद अजय भट्ट अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की है और यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए भी पहुंचे हैं। जल्द से जल्द सुरक्षा कार्य करने के निर्देश भी दिए गए हैं। पानी कम होने पर रिपेयरिंग का काम जो है वो फिर से एक बार शुरू होगा। हल्द्वानी से कुमाऊं को जोड़ने वाला गौला पुल लगातार तेज बहाव के चलते खतरे में आ गया है। आपको ये बता दें कि पुल का एक बड़ा हिस्सा नदी में समा गया है और ये पुल ना सिर्फ पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले को जोड़ता है, वहीं ये नेपाल बॉर्डर को भी जोड़ने वाला एकमात्र पुल है। फिलहाल पुल का एक हिस्सा टूटने
से अनिश्चितकालीन के लिए आवागमन बंद कर दिया गया है। साथ ही रेलवे लाइन को भी अब बड़ा खतरा हो गया है, वहां लगातार भूस्खलन हो रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के पास भी भू कटाव जारी है, जिससे स्टेडियम को खतरा बना हुआ है, जहां पर NHSI और स्थानीय प्रशासन, रेलवे और सिंचाई विभाग व वन विभाग के अधिकारियों ने मौके का संयुक्त निरीक्षण किया है। इसके साथ ही सांसद अजय भट्ट ने भी गौला पुल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जल्द से जल्द सुरक्षा कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पानी का बहाव कम नहीं हुआ है, लिहाजा पुल का एक हिस्सा लगातार गिर रहा है। इसको देखते हुए अनिश्चितकालीन के लिए यह पुल बंद कर दिया गया है। फिलहाल एक्सपर्ट एजेंसी ने निरीक्षण के बाद पानी कम होने पर इस पुल के रिपेयरिंग का काम शुरू करने की बात कही है। ठीक है भाई। ऐसे भी जो अरे रुक जाओ अरे यार ये विजुअल चलते हैं यार। इस तरीके से पानी में तेज बहाव है और तेज बहाव की वजह से गौला पुल जो है उसका एक हिस्सा ढह गया है, जिसके बाद अनिश्चितकालीन के लिए पुल को बंद कर दिया गया है। शाम से ही NHAI के साथ यहाँ पर निरीक्षण किया गया था और NHAI ने जो हिदायत दी थी कि पुल को खतरा है और यातायात के लिए बंद किया जाए, तो कल साय से ही इसको बंद कर दिया गया था। और आज मॉर्निंग में कुछ हिस्सा यहाँ पे टूटा है और जैसे ही पानी कम होता है इसमें NHAI का स्टाफ यहीं पे है और इसमें सुरक्षा के कार्य यहाँ पे शुरू कर दिए जाएंगे। रेलवे लाइन को भी खतरा हो गया, इंटरनेशनल स्टेडियम को भी इससे खतरा कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। देखिए, रेलवे के अधिकारी भी यहाँ पे आए हुए हैं और उनके द्वारा भी जो सुरक्षा उपाय किए जाने हैं उसको लेकर अभी विचार विमर्श हो रहा है और वन विभाग के साथ जो वार्ता करने के बाद जो भी समाधान होंगे। NHAI क्या देख रहा है, आगे भी कुछ खतरा है, पिलरों को भी क्या कुछ खतरा है? देखिए, अभी पुल का कुछ हिस्सा टूटा है और निरीक्षण अभी जो इनके ब्रिज इंजीनियर हैं वो आए हुए हैं और उनके द्वारा निरीक्षण करने के उपरांत जो सलाह दी जाएगी इसके बचाव के लिए वो उससे किया जाएगा। की मार है, दैवीय आपदा है, हम लोगों को ये झेलनी ही पड़ती है। पिछले साल भी पुल पर ऐसे ही खतरा बना हुआ था। आपको पता होगा कि उस समय 3-4 बार तो मैं आया और स्वयं मुख्यमंत्री जी को हमने कहा, 2 बार वो यहाँ आए, एकदम से हमने ठीक कर लिया था। लेकिन इस बार हमको ये लग रहा है कि थोड़ा समय लगेगा। पुल बिल्कुल नीचे से जो उसके खंभे हैं खाली हो गए हैं और रेलवे में जो पिछली बार काम किया था वो इस बार काम आया, वरना पूरा स्टेशन चले जाता इस बार। रोड तो पूरी गई आगे को, लेकिन जो निर्माण किया था उस निर्माण ने काफ़ी हद तक रेलवे को रोका है, लेकिन वो भी धंस गए हैं। स्टेडियम के लिए बड़ा एक एस्टीमेट भेजा गया है, 1 करोड़ का तो फिलहाल एक जो इनिशियल स्टेज पर काम होने हैं उसके लिए वो स्वीकृति पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरीक्षण भी किया था, वो स्वीकृत हो जाएगा। लेकिन बड़ा काम जो है स्टेडियम का वो करीब 1500-1600 करोड़ रुपए का है, 15-16 करोड़ रुपए का है। अभी नदी के दोनों तरफ तटबंध बना के नदी को शहर से बाहर तक कैसे किया जाए, इसकी स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। इसमें चाहे IIT रुड़की हो या जो एक्सपर्ट हैं उसको सरकार देगी, मुझे ऐसा विश्वास है। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा आज। ये होना अनिवार्य हो गया है अब, क्योंकि किसी भी वर्षा के सीजन में बच पाना मुश्किल होगा अगर हम इसको परमानेंट क्योर नहीं करते हैं। तो उस पर हमारी सरकार पूरी तरह से सचेत। और संस्कृत भारती गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कहे हैं, सुनवाते हैं आपको।
संस्कृत भारती द्वारा आयोजित अखिल भारतीय गोष्ठी के शुभारंभ सत्र पर मंच पर आसीन संस्कृत भाषा के उत्थान एवं इसे जन जन की भाषा बनाने के लिए आज संस्कृत भारती द्वारा वेद व्यास मंदिर में 2 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम देश के कोने कोने से विद्वान शामिल हुए हैं, जिन्होंने संस्कृत भाषा को भारतीय संस्कृत की मूल भाषा बताते हुए इसे सभी को अपनाने के लिए कहा। विद्वानों ने कहा था कि संस्कृत भाषा को न केवल कर्मकांड की भाषा तक सीमित रखा जाए, बल्कि इसे जन जन की भाषा बनाने पर जोर दिया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। भाषा बनाने के लिए लगातार जो एक तपस्वी की तरह पिछले अनेक वर्षों से 2 दशक से भी ज़्यादा समय से अखिल भारतीय संगठन मंत्री संस्कृत भारती के नाते पूरे देश का प्रवास कर रहे हैं। जगह जगह संस्कृत का प्रचार प्रसार हो, जन जन की भाषा संस्कृत बने, उसके लिए जिनका प्रयास हम सब लोगों ने अभी सुना जब वो बोल रहे थे, आदरणीय श्री दिनेश कामत जी, संस्कृत भारती की उत्तरांचल की अध्यक्ष श्रीमती जानकी त्रिपाठी जी, सत्यनारायण भट्ट जी, दीपक कुमार जी और हमारे सभी आए हुए सभी विद्वानगण। मुझे बताया गया कि पूरे देश भर के अनेक विद्वान, अनेक विश्वविद्यालय के कुलपतिगण, अनेक प्रतिनिधिगण यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबका देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर इस बहुत ही पूज्य कार्यक्रम में यहाँ आप सब सम्मिलित हुए हैं और श्रीमद सुधेंद्र तीर्थ स्वामी जी की जन्म शताब्दी समारोह भी यहाँ पर हो रहा है। आप सबका मैं अपनी तरफ से देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर हृदय से स्वागत करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। बेहतर होता कि अभी जैसा आदरणीय कामत जी ने कहा कि संस्कृत में संवाद करना है, आगे मैं भी प्रयास करूँगा कि लेकिन मैं स्वयं को संस्कृत में संवाद कर पाने में असमर्थ पाता हूँ, इसलिए मैं हिंदी में ही आप सबके बीच अपने विचार रखना चाहूँगा। भाइयों बहनों, आप सभी संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, योजना बनाने के लिए जिस देवभूमि में आप सब पधारे हैं, आपके हर्ष एवं गौरव की अनुभूति के लिए मैं आप सबको बताना चाहूँगा। वैसे उद्घोषक महोदय ने पहले भी बताया, कामत जी ने भी बताया कि देववाणी संस्कृत देवभूमि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है, दूसरी राजभाषा है। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ कि संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की तरह केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के संपूर्ण विकास की कुंजी है। अगर मनुष्य का संपूर्ण विकास किसी भाषा के साथ होता आया है, वो तो न नया है न पुराना है, बल्कि जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहने वाला है, वह संस्कृत भाषा के साथ ही रहने वाला है। और संस्कृत भाषा के सहारे हमारी जितनी मानव सभ्यताएं विकसित हुई हैं, मानव इतिहास के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को भी संस्कृत में लिखा गया था। उसके बाद यह भाषा साहित्य के अन्य क्षेत्रों में भी बृहद स्तर पर अभिव्यक्ति का साधन बनी है। सनातन संस्कृति के इतिहास और वैदिक काल को देखें तो समस्त वेद, पुराण और शास्त्रों की रचना अगर केवल किसी भाषा में की गई है तो वो संस्कृत भाषा में की गई है। संस्कृत भाषा अनादि और अनंत है और माना जाता है कि संस्कृत का आविष्कार देवताओं ने किया, इसलिए इसे देववाणी भी कहा जाता है। संस्कृत के विस्तार और इस भाषा का
जो इसकी संपूर्णता है, इसकी जो पूर्णता है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साहित्य से लेकर विज्ञान तक, धर्म से लेकर अध्यात्म तक और खगोल शास्त्र से लेकर शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो जुड़े ग्रंथ हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। उत्कृष्ट ज्ञान के चलते हजारों साल पहले। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्कूली वैन और स्कूली बसों में छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए अब परिवहन विभाग सख्त हो गया है। पिछले दिनों स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया था, जिसके बाद परिवहन विभाग ने स्कूली छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब स्कूली वाहनों में सुरक्षा मानक तय करने शुरू कर दिए हैं, ताकि घर से स्कूल तक छात्राएं सुरक्षित जा सके। इसकी जानकारी देते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी परिवर्तन शैलेश तिवारी ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि स्कूल में अध्ययनरत तमाम छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए ये सुनिश्चित किया जाए कि छात्राओं के बैठने की जगह सुरक्षित हो। इस दिशा में लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। शैलेश तिवारी ने कहा है कि इस संबंध में एक बैठक भी आयोजित की गई है, जिसमें छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए विचार विमर्श किया गया है। स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के लिए वो स्कूल वैन में बैठते हैं या स्कूल बस में बैठते हैं, किसी भी गाड़ी में वो जा रहे हैं, तो हमारा पर्पस है कि वो सुरक्षित होकर के स्कूल जाएं। अभी हम लोगों ने बीच में शिकायत मिली थी कि स्कूल वैन में स्कूली छात्रा से बदतमीजी और छेड़छाड़ की, तो उसी रेफरेंस में हम लोगों ने कोशिश किया है कि कैसे बच्चों को सुरक्षित रखा जाए स्कूल वैन और स्कूल बसों में। तो हम लोगों ने एक नियम बनाया है कि जो स्कूल वैन है, स्कूल वैन का जो ड्राइवर का केबिन है, यानी ड्राइवर के बगल का जो एरिया है, वहाँ छात्राओं को नहीं बैठाया जाएगा। कल हम लोगों ने एक बैठक ली थी स्कूल वैन एसोसिएशन की, और उन लोगों ने भी सहमति जताई है, और हमारा भी एक निर्देश आरटीओ की तरफ से गया है कि ड्राइवर के केबिन में छात्राओं को न बैठाएं, उनको पीछे के केबिन में बैठाएं। साथ ही साथ जिन वाहनों में, जिन वैन में सारे बच्चे छात्राएं ही हैं, उसमें हमने एक नियम बना दिया है कि ड्राइवर और जो छात्रा होगी उसके बीच में एक पार्टीशन बनाया जाएगा, जाल बनाया जाएगा। तो इससे हो सकता है कि मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट आए, क्योंकि जो गैप है ड्राइवर और जो बच्चों के बीच में वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो उनकी सेफ्टी ज़्यादा रहेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 सितंबर को देर रात डीडीएमओ पिथौरागढ़ ने एसडीआरएफ टीम को सूचित किया कि घाट क्षेत्र में मार्ग अवरुद्ध होने के कारण लगभग 400 लोग फंसे हुए हैं। सूचना मिलने पर उप निरीक्षक राम सिंह बोरा की अगुवाई में रेस्क्यू टीम द्वारा वहां पर घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की गई। घटनास्थल में टीम ने देखा कि घाट पिथौरागढ़ से 2 किलोमीटर ऊपर दिल्ली बैंड के पास सभी यात्री फंसे हुए थे। एसडीआरएफ टीम ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक बीमार व्यक्ति को बाधित मार्ग से स्ट्रेचर के माध्यम से निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए वाहन द्वारा भेजा गया। आपको ये भी बता दें कि मुख्य मार्ग पर फिर से मलबा आ जाने के कारण यातायात बाधित हो गया था, जिसे जेसीबी की सहायता से जल्द ही चालू किया गया। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम की इस सफल कार्रवाई ने न केवल फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला, बल्कि संकट की घड़ी में त्वरित और प्रभावित प्रतिक्रिया का उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया। रस्सी उधर वाली रोक देखना, आराम से उधर वाली रोक और अब आगे बढ़ते हुए बात बागेश्वर की करेंगे। बागेश्वर शहर में लचर पड़ी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए जिलाधिकारी आशीष भटगाई और बागेश्वर विधायक पार्वती दास ने मोर्चा संभाल लिया है। जिलाधिकारी आशीष भटगाई और विधायक पार्वती दास ने नगर निकाय चुनावों से पहले बागेश्वर शहर की व्यवस्थाओं को पटरी में ला पाना प्रमुख चुनौती होगी उनके लिए। बागेश्वर मुख्यालय क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं में रोडवेज अतिक्रमण,
कुंती गधेरे के ऊपर बसी आबादी को हटाना, लंबे समय से रिपेयरिंग के अभाव में अधर में पड़े झूला पुल सहित पूर्व में ही की गई घोषणाओं को जमीनी रूप देना, ये काफी बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल बागेश्वर के नेता और अधिकारी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि नवंबर तक बागेश्वर प्रशासन कितनी ज्वलंत समस्याओं का समाधान कर पाता है। हमारे द्वारा कुंती नाले का निरीक्षण किया गया है। ये बताया गया था कि पूर्व में भी यहाँ से जो नाला और गार्ड निकलता है उससे काफ़ी नीचे क्षति की संभावना बनी रहती है। तो उसके संबंध में सिंचाई खंड जो है बागेश्वर का, उसके द्वारा यहाँ पर उपचारात्मक कार्य कुछ किए जा रहे हैं, तो उसका भी निरीक्षण किया गया है और उनका जो डिटेल प्लानिंग बनी हुई है उसको भी देखा गया है। और आगे इसमें क्या और बेटर इसमें उपाय किए जा सकते हैं, तो उसके संबंध में चर्चा की गई है और उसी के संबंध में निरीक्षण यहाँ पर किया गया है। सर, इसका अतिक्रमण की भी समस्या काफ़ी, तो अतिक्रमण जो किया गया होगा उसको नियमानुसार उसको रिमूव करने की भी कार्रवाई उसमें की जाएगी और ये देखा जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो नाले के माध्यम से क्षति होती है वो रोकी जा सके। मेरे क्षेत्र में इस बार हमारे विधानसभा में काफ़ी काम हुए हैं, जो जैसे यहाँ झूला पुल का हो गया और उसके लिए भी हमारी वो अभी टीम आएगी अभी और उसका पूरा आगड़न बना करके फिर वो झूला पुल को ठीक करेंगे। और उसके बाद एक कुंती गधेरा वाला है, इसमें भी DPR तैयार हो गई है, इसमें भी काम लगने वाला है। और एक हमारा जो डिग्री कॉलेज काफलीगढ़ वो भी स्वीकृत हो गया है और उसमें भी 100 करोड़ रुपए का भी भुगतान होना है, तो वो भी शुरू हो जाएगा कॉलेज का कार्य। और एक हमारा खोली का जो 200 बेड का हॉस्पिटल है वो भी हो जाएगा। कांडा कमस्यार घाटी क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश रिहायशी इलाकों में खड़िया खनन से बरसात में तबाही का मंजर जारी है। दुनिया में सबसे बढ़िया खड़िया उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में मिलता है। बागेश्वर में बेलगाम खड़िया खनन माफिया गांव के गांव निगल रहा है। ग्रामीण रिहायशी इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों की पैरों तले जमीन खिसक रही है। आपको बता दें कि खड़िया खनन से अमीर बनने की चाहत ने ग्रामीणों के भविष्य को अधर में लटका दिया है। खड़िया खनन क्षेत्र से गांवों में रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर लोग खड़िया खनन की समस्याओं को झेल रहे हैं। खड़िया खनन से प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के पास मूलभूत समस्याएं भारी पड़ रही है। आपको बता दें कि कांडा क्षेत्र में प्रसिद्ध कालिका देवी मंदिर के अस्तित्व पर भी खतरा छाया हुआ है। बागेश्वर प्रशासन ने कई बार मंदिर का दौरा भी कर लिया है, लेकिन गांवों में हालात नहीं सुधर रहे हैं गांव के। और आपको बता दें कि बागेश्वर जिला प्रशासन के पास हर साल खनिज न्यास के रूप में करोड़ों रुपए की धनराशि इकट्ठा होने के बाद भी प्रशासन खनिज न्यास की धनराशि का सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। कांडे कन्याल में जो दरारें पड़ रही थी उसको लेकर आज हमारे द्वारा पुनर्निरीक्षण किया गया है, जिसमें GSI की टीम भी आज हमारे साथ है। और GSI की टीम के साथ हम लोग जॉइंट सर्वे कर रहे हैं और सर्वे के बाद जो भी इसमें आएगा उसके अनुसार। और अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।